आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान 2025 का पेपर देखने वाला हूं। तो ये देख लीजिए, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का पेपर 2025 में आया था, उसे देखेंगे और उसी को अच्छी तरह से हल करेंगे। तो चलो हम लोग इसे हल करते हैं और प्रेम पूर्वक से आपको बताता हूं कि पेपर में क्या आया था। और हम लोग आज बहुविकल्पी क्वेश्चन हल करेंगे, फिर कल से सभी या और जो क्वेश्चन दिया गया है पेपर में उसे हल करेंगे। ये 824 CN का है, 931 इसका कोड है, समय वही 3 घंटा 15 मिनट है, पूर्णांक जो है वो 70 का है। तो हम लोग चलो इसे हल करते हैं। तो हल करने पहले ही इसमें बताया गया है कि निर्देश में प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा। खंड 2 खंड में विभाजित है और एक खंड आ है, एक खंड बा है। तो खंड आ तथा खंड बा में 3 उपभाग हैं, उपभाग 1, 2 और 3 ये जो उपभाग हैं ये खंड आ में। उसके बाद इसमें कहा गया है कि आपको सही विकल्प का चुनकर उमार सीट दी जाएगी, उसमें नीले तथा काली बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प पर गोली को पूर्ण रूप से भरें। उमार सीट आपको स्कूल में मिलेगी, जिसे आप लोग अच्छी तरह से भरेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है, तो आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग अपने पेपर को करना स्टार्ट करता हूं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये भी हमें निर्देश में मिल जाता है। तो आप लोग को अगर ये पेपर चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो है फ्यूचर रैंकर्स 2026 है, उसे जाकर आप लोग फॉलो करिए, वहां पर मैसेज करिए, आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और जो वहां पर ग्रुप बना है उस ग्रुप में आपको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो जहां पर आपको ये पेपर और ये यहाँ पर जो फ्यूचर रैंकर्स जो चैनल पर पढ़ाया जाएगा उसका सब पीडीएफ सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा, इंस्टाग्राम ग्रुप पे। और ग्रुप में अगर ये पीडीएफ तो नहीं शेयर होता तो उसके लिए आपको वहां पर बताया जाएगा कि कहाँ पर आपको मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपने अपलोड करवा देंगे। आपको व्हाट्सएप चैनल कहाँ मिलेगा, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बार में जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप जाकर फॉलो कर लीजिए, इसका आपको पीडीएफ वही मिल जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इसमें इंग्लिश भी दिया गया है और हिंदी भी, तो हमको इंग्लिश से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमारा जो तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का है। तो हम लोग आज हिंदी वाले क्वेश्चन को करेंगे। और तो चलो श्री गणेशाय करते हैं, स्टार्ट करता हूं पेपर में। तो पेपर में क्या दिया गया है, तो उपभाग 1 बहुविकल्पीय 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 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलो हम लोग अब करते हैं पेपर हल करना। तो पहला ही क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है, एक उत्तल लेंस के फोकस अर्थात प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए है आभासी सीधा व छोटा, ऑप्शन बी है आभासी सीधा व बड़ा, तो ऑप्शन सी कहता है कि वास्तविक उल्टा व बड़ा होगा, और डी में है वास्तविक उल्टा व छोटा। तो आपका ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा, आभासी 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 सीधा। रुकिए हम यहाँ पर से लिखता हूँ, तो पूरे जो 20 जो है वो सब आ जाएगा। आभासी आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा सीधा व बड़ा। तो आपका पहला जो क्वेश्चन का पहला आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, आभासी सीधा व बड़ा। ये पेपर आपको कहाँ पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको कहा गया है कि दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको बता दिया जाए कि
अगर हमको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना यानी r का मान निकालना है तो हम ये तो फोकस 2f से हो जाता है और हमें फोकस दूरी क्या दिया गया है, तो फोकस दूरी हमारी 10 सेमी दिया गया है। कितनी? 10 सेमी। तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r बराबर हो जाएगा 20 सेमी। तो ये हो गया हमारा दूसरे में 20 सेमी हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 20 सेमी होगी। फिर उसके बाद हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग अगर जो सवाल आएगा तो उसे हल करते ही चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। तो विचलन कोण हमेशा क्या होता है, तो विचलन कोण जो होगा वो अगर हम लोग बात करें तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में जो निर्गत किरण की दिशा के कोण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। आपके पेपर में ऑप्शन दिया गया है क्या क्या, एक ए दिया गया है जिसे अल्फा कहते हैं, अल्फा है, बी वाले में बीटा है, सी वाले में गामा है और डी वाले में डेल्टा है। तो इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये विचलन कोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरे ऑप्शन में इसका चिन्ह रहेगा, इसे क्या कहते हैं, इसे विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। पहला ऑप्शन हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन हो जाता है वायुमंडलीय परावर्तन, तीसरा ऑप्शन हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो तारों के टिमटिमाने की घटना है वो किस पर आधारित है, तो अपवर्तन पर आधारित है। और कौन सा अपवर्तन होगा वहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। तो आप लोग यहाँ पर चौथे में क्या लिखेंगे, क्या गोला भरेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले ये क्वेश्चन यानी पांचवे पे। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या है उसे हम लोग चलो देखते हैं। तो उसके बाद आपको दे दिया गया है, पांचवे को ये प्रश्न में दिया गया है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमिलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हम लोग चलो करता हूं। तो इसका ये वोल्ट मीटर दिया गया है, फिर प्रतिरोध का चिन्ह दे दिया गया है और फिर प्रतिरोध है तो वहां पर जो क्या कहा गया है, वहां पर विद्युत सेल का दे दिया गया है। देख लीजिए ये जो है ये स्तंभ X है, स्तंभ Y है, इधर मुझे उसका जो प्रतीक दिया गया है, इधर मुझे उसका नाम दिया गया है। तो इसे आपको मिलान करना है, तो हम लोग मिलान क्या करते हैं, करवा देता हूं। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन में दे गया ए वाला में पहला चौथे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा पहले के साथ, चौथे इस तरह। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, बनवा देता हूं। तो हो जाता है वोल्ट मीटर स्तंभ, ये X स्तंभ है, क्या है ये X वाला स्तंभ है, स्तंभ X है और ये स्तंभ Y है। इधर X है, इधर Y है। हमें क्या करना है, इस सुमिलन कराना है, मतलब कि मिलाना है एक दूसरे में। वोल्ट मीटर के आगे क्या दिया गया है, ये पहला हो गया, ये पहले में क्या दिया गया है, प्रतिरोध का चिन्ह दे दिया गया है, प्रतिरोध का। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या कहा गया है, प्रतिरोध। यहाँ पर चिन्ह क्या दिया गया है, चिन्ह ये है, प्लस हो गया इधर और इधर हो जाता है माइनस। फिर तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे में बंद प्लग कुंजी है, बंद प्लग कुंजी। तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, तो इसके सामने दे दिया गया है इसका
फिर उसके बाद क्या है, चौथा में विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल, और विद्युत सेल के आगे दे दिया गया है, तो इस तरह दे दिया गया है। इसमें हमको सुमेलन कराना है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, प्लग कुंजी क्या है और विद्युत सेल क्या है। तो चलो हम लोग इसको कराता हूँ, और इसका ये साथी हेरकर इसमें हम लोग देते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है वो जो है ये वोल्ट मीटर है ये, और प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध ये है। फिर उसके बाद तो बंद प्लग कुंजी, तो बंद प्लग कुंजी का चिन्ह कौन है, बंद प्लग कुंजी का पहली बात तो वोल्ट मीटर ये नहीं है, वोल्ट मीटर ये है, ये वोल्ट मीटर है, और बंद प्लग कुंजी ये है, ये बंद प्लग कुंजी हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा, विद्युत सेल, तो विद्युत सेल ये है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पांचवें में पहला तीसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, दूसरा पहले के साथ, तीसरा जो है वो चौथे के साथ है, तीसरा चौथे के साथ, और चौथा है वो दूसरे के साथ, चौथा है दूसरे के साथ। तो इस तरह आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है 6वां नंबर, तो 6वां नंबर में दिया गई है सवाल, और सवाल में जो थ्योरी से बनाने की सवाल है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, करवा दे रहा हूं, तो आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ लेना, और अगर नहीं आएंगे तो परेशान बिल्कुल मत होना। हम इसको क्या करेंगे, अगली क्लास में खूब बढ़िया से खूब अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जो ये 6 नंबर है, इसमें जो दिया गया है प्रश्न में, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, कोई तार है उसका प्रतिरोध उसके में कितना है, तो 2 ओम है। फिर इस पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी तथा व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। तो पहला ऑप्शन है 8 ओम, दूसरा बी ऑप्शन है 16 ओम, सी है 32 ओम और डी है 4 ओम। तो चलो हम लोग इसे कराता हूं हल। तो आपको बता दिया जाए, तो R2 को R1 के पदों में अगर हम व्यक्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2 को R1 के पदों में अगर हम व्यक्त करेंगे तो हो जाता है हमारा R2 बराबर यहाँ पर रो कितना, R2 बराबर रो, फिर 32 11 31 32 11 इतना हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, पाई D1 के स्क्वायर, पाई D1 का स्क्वायर, तो इस तरह हो जाता है। अगर यहां से अगर 8 का निकाल लिया जाए तो क्या होगा, R2 बराबर 8 गुणे 4L1 और ये पाई D1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितने के बराबर होता है, तो ये R1 के बराबर हो जाता है। R2 बराबर 8 गुणे R1 के बराबर, और R1 का मान हमारे तो किसी तार का प्रतिरोध कितना दिया है, 2 ओम, R1 बराबर हम लोग करेंगे 2 ओम, R1 के दर पर करेंगे 2 ओम, तो R1 में इतना अगर 8 का होगा तो हो जाएगा 16 ओम। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R2 बराबर 16 ओम। तो हमारा 6वें में आपका आंसर हो जाएगा कितना, 16 ओम। फिर उसके बाद आ जाता है, तो इसे आप लोग देख लेना, नोट कर लेना। अगर नहीं समझ में आया है तो R2 का मान नहीं समझ में आया होगा, हमें भी पता है, तो आप लोग को अब की साल तो नहीं हो पाया, नहीं तो हम पूरी थ्योरी जब कराएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी आप लोग इस तरह इस सवाल को हल कर लेना तुरंत हालत में, और उसके बाद 1 या 2 दिन में इस सवाल के लिए और न्यूमेरिकल के लिए हम इसे सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये किस तरह आता है। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें प्रश्न दिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम, तो सॉरी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम का
ये कौन किसने दिया था और किनके हाथ का नियम था? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। तो इसमें आप लोग आराम से कर सकते हैं 7वें में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है 8वां नंबर। 8वां नंबर में उपभाग हमारा जो है वो 2 स्टार्ट हो जाता है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, हमारा पहले में आभासी सीधा व बड़ा आया था, दूसरे में 20 सेमी आया था, तीसरे में विचलन कोण डेल्टा आया था, चौथे में वायुमंडलीय अपवर्तन था, और फिर 5वें में हमने ये सुमेलन कराया था, मतलब कि वोल्ट मीटर को जो वोल्ट मीटर के चिन्ह के साथ प्रतिरोध को प्रतिरोध के साथ और बंद कुंजी को बंद कुंजी के और विद्युत सेल का चिन्ह बनाकर अच्छी तरह से हमने समझाया था। फिर उसके बाद हमने ये सवाल ये न्यूमेरिकल को हल कराया था। R2 बराबर ये जो हाँ 8 गुणे R1 जो अच्छी तरह से हल कराकर जो ये 16 ओम लाया था। फिर उसके बाद हमने कहा, हमें जो प्रश्न में कहा गया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम किसने दिया था? तो ये प्रयुक्त नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। फिर उसके बाद उपभाग हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? उपभाग 1 हमारा खत्म, उपभाग 2 स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे करते हैं इरेज। फिर उसके बाद उपभाग 2 देखते हैं। उपभाग 2, तो उपभाग 2 यहाँ पर डाला जाए उपभाग 2। खंड आ में उपभाग कितने थे? 3 उपभाग है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न में 3 ही उपभाग दिए गए हैं। उपभाग 2, तो उपभाग 2 के पहले ही क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें अच्छी तरह से, तो हमें कहा गया है कि CH3 COOH का IUPAC नाम, यानी इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसे न समझ पाए, न बता पाए, बहुत दुर्भाग्यवश, नहीं तो कोई इसका नाम तो बिल्कुल याद रखेगा और जो चाहे ये भूल ही जाए। इसका IUPAC नाम बताना था, IUPAC नाम। तो क्या होता है? पहले कार्बन के लिए एथ, दूसरे के लिए मेथ, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डोडेक, ये 12 तक के कार्बन के नाम थे। तो यहाँ पर क्या है? मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? तो COOH क्या है? ये ओइक अम्ल है। क्या है ये? COOH क्या है? ये ओइक अम्ल है, ओइक अम्ल है। और ये पूरा अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगी? ये एथेनोइक अम्ल। तो पहला ये ऑप्शन हम लोग क्या लिख देंगे? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इससे फिर IUPAC हो गया। फिर उसके बाद आपको बताया जब फिर क्या दिया गया है पेपर में, तो निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है? तो चलो हम लोग इसे समझाता हूँ। इसके लिए आपको ऑप्शन देना होगा। तो जैसे ए में दिया गया है CH3 CH2 CH3। फिर बी में दिया गया है, क्या दिया गया है? CH3 CH3। फिर सी में दिया गया है CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, फिर दिया गया है डी नंबर CH3 CH नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर कर दिया गया है, फिर CH हो गया है। अगर इसमें हमें देखना है कि कौन एल्काइन है, तो आपके को बता दिया जाए कि आप सिर्फ क्या देखना है कि कौन से कार्बन में, कौन से ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जो यह खुली हुई श्रृंखला वाले कार्बन में कौन कहां पर 3 बॉन्ड है, त्रिआबंध बंध बना रहा है, वही एल्काइन होगा। और तो यहाँ पर देखिए ये त्रिआबंध ये वाला कार्बन है, ये त्रिआबंध वाला ये पूरा ये जो है ये त्रिआबंध यहाँ पर
तीन बॉन्ड कार्बन, जो कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये एल्काइन है, त्रिआबंध है, त्रिआबंध के कारण ये एल्काइन है। और यहाँ पर देखिए ये कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन रहा है, तो ये नहीं है। कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड भी है तो क्या होगा, वो एल्काइन नहीं होगा। और जहां पर तीन बॉन्ड बने रहेंगे, तीन बंध बने रहेंगे, वहां पर एल्काइन होगा। तो आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये कौन सा नंबर था यार, ये था 9वां, ये 8वां था, ये 9वां था। तो ये हो जाएगा CH3 C111CH, बस। फिर उसके बाद दिया गया है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो ए वाला ऑप्शन दिया गया है 0, बी वाला दिया गया है 1 और डी वाला दिया गया है कितना 10 और क्या है सी वाला दिया गया है 7। तो उदासीन की, हाँ, उदासीन के लिए पीएच मान क्या होता है 7 होता है, ये सभी लोग बता सकते हैं। तो 10वां में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिर दिया गया है कि Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम है। तो इसका नाम, प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है, नहीं। बेकिंग सोडा है, नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, नहीं। तो क्या है, धोने का सोडा। तो इसका क्या है 11वें में कहीं हो जाएगा धोने का सोडा, धोने का सोडा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अपक्रिया क्या थी, दो या दो से अधिक अभिकारक अगर मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वहां क्या होती है, संयोजन अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर कार्बन की का वायु में जलना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अपक्रिया। तो इसमें कार्बन का वायु में जलना जो है वो संयोजन अपक्रिया है। अगर संयोजन अपक्रिया को अच्छी तरह से हम समझाएं तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे हम C+O2 ले लें तो इसकी अपक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं इन्हें अपकारक कहते हैं। ये दोनों क्या है, अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक हैं। और ये क्या है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है। तो ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके अगर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वहां कौन सी क्रिया होती है, तो संयोजन। तो यहाँ कार्बन का वायु में जलना, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, वो वायु में मिल रहा है। तो वहां पर कौन सा, वहां पर कितना एकल उत्पाद बन रहा है, वो का देखिए ऑक्सीजन से मिलकर वो वायुमंडल में घुल गया, मतलब मिल गया। तो जो उसका क्या बना, उसका एकल उत्पाद बना, वो एक उत्पाद बना लिया। तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 12 नंबर में कार्बन का वायु में जलना, कार्बन का वायु में जलना हो गया। फिर उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर में दिया गया है निम्न में क्षारीय धातु है। तो निम्न में तो क्षारीय धातु है 13 नंबर में कह रहा है। पहले दे दिया गया है Ca, फिर K दे दिया गया है, फिर Ai दे दिया गया है, फिर उसके बाद Ag के है। तो इनमें से कौन है जो क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु हमेशा पोटेशियम होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, K होता है। तो 13वां में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और K को क्या कहते हैं, पोटेशियम। K को क्या कहते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम। K को क्या कहते हैं, पोटेशियम। फिर उसके बाद आ जाता है उपभाग 3। 13 नंबर के क्वेश्चन तक हो गया। अब उपभाग 3 हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। उपभाग 3, यहाँ पर उपभाग 2 हटाकर हम लोग करते हैं 3 को स्टार्ट।
तो इसे आप लोग देख लीजिए, पहले में इथेनोइक अम्ल था, 8वें में, फिर यहाँ पर 3 आबंध है कार्बन, कार्बन के बाद के साथ 3 कार्बन, ये दोनों कार्बन को 3 आबंध मिलकर पकड़कर जो बनाए हैं, तो यहाँ पर हो गया एल्काइन। फिर यहाँ पर साथ कैसा हुआ, उदासीन, तो किसका जो पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O जो होता है वो धोने का सोडा होता है। कार्बन का वायु में जलना, ये कौन सी क्रिया है, तो ये यहाँ पर संयोजन क्रिया हो रही है। कोई क्षारीय धातु कौन सी है, पोटेशियम है। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से याद करना, ये अपने पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन के आंसर है, ये दोबारा भी आ सकते हैं, पूछ सकता है यूपी बोर्ड। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर ध्यान देना। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, उत्सर्जन से और श्वसन से, परिवहन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। वृक्क जो है वो हमेशा उत्सर्जन से ही वृक्क एक तंत्र का भाग है, एक उत्सर्जन का ही वृक्क एक भाग होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो उत्सर्जन है वृक्क का इसी का भाग है। तो आप लोग अच्छी तरह सो गया। फिर मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो आपका मस्तिष्क जो हो जाता है वो उत्तरदायी होता है। तो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, तो इनमें से सभी। अगर आपका हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, तो वो भी नियंत्रित करता है। सोचना भी दिमाग से ही है, मस्तिष्क का ही उत्तरदायी काम, मस्तिष्क का ही काम है। शरीर का संतुलन बनाने का भी कार्य मस्तिष्क ही करता है। तो इनमें से सभी जो एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा 15 नंबर में, इनमें से सभी। फिर उसके बाद दे दिया गया है ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पाद है, प्रोटीन है, पाइरुवेट है, फास्फेट है, फ्रक्टोज जो है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पाइरुवेट। फिर उसके बाद अगले नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुंकेसर में होता है परागकोश तंतु, सी में दिया गया ए और बी दोनों, और डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर में आप जान लीजिए, पुंकेसर में परागकोश भी होता है, परागकोश भी होता है, और क्या हो जाता है, पुंकेसर में ही तंतु भी हो जाते हैं, तंतु। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 17 में क्या होगा, ए व बी दोनों, क्योंकि पराग पुंकेसर में परागकोश भी होता है और तंतु भी होता है। फिर उसके बाद दे दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर में क्या पूछा गया है, 18 नंबर में पूछा गया है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरजाघर से, प्राथमिक विद्यालय से, मंदिर से, घर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय से। कहां से, तो प्राथमिक विद्यालय से। 18 नंबर में क्या होगा, प्राथमिक विद्यालय से। जो मेंडल जी थे वो किससे, कहां पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थे, तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त किया था। फिर उसके बाद 19 नंबर में पूछा गया है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बावना पौधे का जीन प्रारूप होता है, हाँ टी हो जाता है, टी स्मॉल टी हो जाता है, स्मॉल टी हो जाता है, और स्मॉल टी और बड़ा वाला टी इससे होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो एकदम करेक्ट होगा कि शुद्ध बावना अगर पूछा जा रहा है तो हमारा क्या होता था, स्मॉल टी होता था। तो 19 नंबर में हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें हो जाएगा स्मॉल टी, एकदम करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी नंबर 20वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, हिरन, सांप, मेढक और बाघ। तो इसमें सबसे बड़ा मांसाहारी क्या है, बाघ है। तो बाघ हम लोग कर देंगे बाघ।
तो ये हो गए 20 हमारे उमार वाले क्वेश्चन जो हम लोग ने अच्छी तरह से इन्हें कर लिया। अगर ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके वीडियो फिर से आप देख लेना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं को अगली क्लास में मिलेंगे, वहां पर करेंगे वर्ण, हाँ, उपखंड व्या जो जिसमें अच्छी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, 2-2 अंकों के हैं। फिर उसके बाद है ये हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी लिया है। तो हम लोग अच्छी तरह से अब ये करता हूँ अगली वीडियो में। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। और वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों में पहुंचाओ, क्योंकि ये क्या है, परीक्षा कुछ ही दिन 18 से 19 दिन बचा हुआ है, जिसमें जमकर मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।